दिल्ली में भले ही कड़ाके की ठंड का इंतजार हो रहा हो, लेकिन पहाड़ों पर जमकर बर्फ बरस रही है। दिसंबर की शुरुआत में बर्फबारी ने ऊंची पहाड़ियों की रंगत ही बदल दी है। हरे भरे पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहाड़ों के साथ हाईवे पर बर्फ की मोटी परत बिछ गई है। क्या पहाड़, क्या सड़कें, क्या गाड़ी, जहां तक नजर जाएगी। दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहलगाम, सोनमर्ग, कुपवाड़ा, बारामूला के पहाड़ी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी से श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया है और मौसम विभाग ने अगले 10 दिनों में भारी बर्फबारी की आशंका जताई है। वहीं बर्फबारी अमेरिका, जापान समेत कई देशों में हो रही है। 7 समंदर पार अमेरिका में तो ऐसा लगता है जैसे हिमयुग लौट आया हो। वहां के न्यूयॉर्क शहर में चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य नजर आ रहा है। बर्फ की मोटी परत चारों तरफ छाई हुई है। चारों तरफ एक जैसा नजारा दिख रहा है। वही तस्वीरें देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों की आप देख पा रहे हैं। कश्मीर में बर्फ नजर आ रही है। सोनमर्ग में भी सब कुछ सफेद चादर से ढक गया है और गांदरबल में भी लगातार बर्फबारी हो रही है। रात में बर्फबारी देखने के लिए पर्यटक बाहर निकल रहे हैं और 7 समंदर पार अमेरिका में भी तस्वीरें आप देखिए, सफेद चादर से सब कुछ ढका हुआ नजर आ रहा है और मैदानी इलाकों से पर्यटक अब इन बर्फीली वादियों का रुख कर रहे हैं, जो कि बर्फ का दीदार करना चाहते हैं। ये तस्वीरें देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों की है। अमेरिका से लेकर जापान, भारत तक की तस्वीर, जम्मू कश्मीर की तस्वीर आप देखिए, जहां लगातार बर्फबारी जारी है। बीते 2 सप्ताह से यहां बर्फबारी का दौर जारी है। पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं। व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। देश से दुनिया तक बर्फ युग की शुरुआत हो गई है। वहीं मैदानों को बेशक ठंड का इंतजार हो, मगर पहाड़ों ने बर्फोत्सव मनाना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई। बताया क्या कि ये पिछले 20 दिनों में तीसरी सबसे बड़ी बर्फबारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी का मतलब है सैलानियों की मौज और सोनमर्ग पहुंचे सैलानी इस मौसम में जमकर मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। आसमान से गिरती बर्फ के बीच घूमने पहुंचे लोग एक दूसरे पर बर्फ के गोले मारते दिखे। सोनमर्ग में कुछ ही देर में इतनी बर्फ गिर गई कि जमीन पर सफेद चादर बिछ गई। मैदान पूरी तरीके से सफेद हो गया, जबकि गाड़ियों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जमा हो गई। मौसम विभाग ने बताया कि बर्फबारी आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर सोनमर्ग की तस्वीरें हैं। जहां तक आप नजर घुमाएंगे वहां तक आपको सिर्फ सफेदी ही नजर आएगी। बर्फ की सफेद चादर हर तरफ नजर आ रही है। जहां सैलानियों के चेहरे खिले हैं, लेकिन लगातार बर्फबारी होने की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए हैं, जहां लोगों को मुश्किल हो सकती है। बहरहाल ये खूबसूरत तस्वीरें सोनमर्ग की, जहां पर्यटक, बच्चे बर्फ से खेलते हुए और इस बर्फबारी का आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हुई बर्फबारी के बाद ठंड भी जाहिर सी बात है कि बढ़ गई है, लेकिन पर्यटकों के चेहरे खिले हैं, क्योंकि इसी बर्फबारी का इंतजार वो साल भर करते हैं। और अब जब ये बर्फबारी हो रही है, नज़ारा इतना खूबसूरत है, तो पहाड़ों की तरफ तमाम सैलानी रुक कर रहे हैं। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की आप देख रहे हैं। हर तरफ बर्फ की चादर आपको नजर आएगी। जम्मू कश्मीर के गांदरबल की ये खूबसूरत तस्वीरें हैं, जो तस्वीरें बता रही हैं कि जब कुदरत मेहरबान होती है तो ऐसा सुंदर नज़ारा दिखता है। रात के अंधेरे में आसमान से गिरती बर्फ इस नज़ारे को और भी मनमोहक बना देती है। उसी बर्फ पर जब सफ़ेद रोशनी पड़ती है तो जमीन पर गिरी बर्फ चांदी सी चमक उठती है। ये मौसम वहां पहुंचे सैलानियों को काफ़ी पसंद आ रहा है और हो भी क्यों ना, दूर दूर से पहुंचे सैलानी इन्हीं पलों की तो दुआ करते हैं। अब इस बर्फबारी से तापमान गिर गया है और शीतलहर भी चलने लगी है। जल्द इस बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगेगा। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गांदरबल की है, जहां बर्फ के बीच सैलानियों की मस्ती करने की तस्वीरें भी सामने आई है। कश्मीर में बर्फ अब रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है। सोनमर्ग, गांदरबल में जमकर बर्फबारी हो रही है। देखिए 7 समंदर पार तो अमेरिका में तो ऐसा लगता है जैसे हिमयुग लौट आया हो। वहां के न्यूयॉर्क शहर में चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य नजर आ रहा है। बर्फ की मोटी परत चारों ओर छाई है। कहां मेन रोड है और कहां पैदल रास्ता, कुछ भी पता नहीं चल रहा।
चारों तरफ देखें तो सब एक जैसा ही नजर आता है। हाईवे का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हालांकि गाड़ियों के लिए सड़कों से बर्फ हटाई जा रही है, मगर हाईवे के किनारे पर बिछी सफेद चादर साफ नजर आ रही है। इसी तरह कई लोग हाथों से चलाने वाली मशीन के जरिए अपने घरों के बाहर जमा बर्फ को हटाते भी नजर आए हैं। देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अलग अलग हिस्सों में जो बर्फबारी है वो हो रही है। और न्यूयॉर्क की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां न्यूयॉर्क के अलावा दूसरे हिस्सों में तेज हवा के साथ बर्फबारी हुई है। हवा और बर्फबारी की जुगलबंदी से शहर में मानो सन्नाटा पसरा हो। पेड़ों और खुले मैदानों में जम चुकी बर्फ की मोटी परत मौसम के तेवरों को बयां करने के लिए काफी है। आलम यह है कि सड़कों पर बिछी सफेद चादर के ऊपर चुनिंदा गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आईं, क्योंकि इस भीषण बर्फबारी में ज्यादातर लोगों ने अपने घरों में रहना ही ठीक समझा। बर्फीली हवाओं से न्यूयॉर्क के कुछ इलाकों में धुंध सी छा गई है। धुंध ऐसी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। गाड़ियों की टिमटिमाती लाइट से अंदाजा लग पाता है कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर के साथ मिलकर बर्फीली हवा ने लोगों की खूब परीक्षा ली। हालांकि हाईवे पर जगह जगह लोगों की मदद के लिए कई टीमें तैनात भी की गई हैं। ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के अलग अलग हिस्सों की है, जहां लगातार बर्फबारी हो रही है और अब वाहन चालकों को भी थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन वाहनों की हेडलाइट जलाकर लोग ये समझ पा रहे हैं कि सामने से कोई वाहन आ पा रहा है और फिलहाल सड़क से बर्फ हटाने का काम भी लगातार जारी है। ये तस्वीरें आप देखिए, सब कुछ बर्फ की बारिश में छुप गया है और ये सफेद चादर देखिए बर्फ की, जिसकी वजह से विजिबिलिटी पर भी इसका असर पड़ा है। देखिए, देश दुनिया की बर्फ के बाद अब बात कर लेते हैं हिंदुस्तान के मैदानों की। दिसंबर आ चुका है, लेकिन दिल्ली वाले अभी ठंड तक नहीं पहुंच पाए हैं। अभी भी रात का तापमान सामान्य से ऊपर है। लोगों के मन में सवाल है कि आखिर दिल्ली की ठंड कहां है। एक तरफ दिल्ली की ठंड ठिठक गई है, तो दिल्ली वालों के लिए फिलहाल दिसंबर हवा के स्तर पर थोड़ी सी राहत भरा साबित हुआ है। दिल्ली की हवा में लगातार सुधार दर्ज किया जा रहा है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, ये तस्वीरें दिल्ली का हाल बयां कर रही हैं। साथ ही साथ आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले प्रदूषण के स्तर में काफी राहत मिली है और कुछ लोगों के लिए अच्छी बात है, लेकिन कुछ के लिए नहीं। ठंड का सितम अभी तक दिल्ली वालों को झेलने को नहीं मिला है। और अब बात करते हैं विस्तार से नवंबर के तापमान और सर्दी के गणित पर। सबसे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में 14 साल बाद नवंबर का महीना सबसे ज्यादा गर्म रहा। पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल नवंबर का तापमान सबसे ज्यादा दर्ज किया गया है। इस बार नवंबर में औसत तापमान 29.37 डिग्री दर्ज किया गया है, जबकि सामान्य तौर पर नवंबर का औसत तापमान 28.75 डिग्री देखा गया है। इससे पहले 1977 की अगर हम बात करें तो नवंबर में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की गई थी। वहीं बात अगर हम सर्दी की करें तो इस बार सर्दी के सीजन में शीतलहर के दिन कम रहने का अनुमान है। फरवरी तक रात का तापमान सामान्य से ज्यादा रहने का अनुमान है और वहीं राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों में शीतलहर के दिन कम होंगे। मौसम विभाग की माने तो कोल्ड वेव डेज की संख्या इस बार 3 से 7 दिन तक कम रह सकती है। और चलिए अब बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। ओडिशा के पुरी में भारतीय नौसेना दिवस की तैयारियां जारी हैं। समंदर की लहरों से लेकर आसमान तक भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर नजर आ रही है। 4 दिसंबर को मनाए जाने वाले नौसेना दिवस पर दुनिया भारतीय सेना की ताकत देखेगी। भारतीय सेना की शौर्य गाथा का गवाह बना आसमान। लड़ाकू विमानों की गर्जना से थर्रा उठा आकाश, तो वहीं समंदर के सिकंदर ने दिखाई अपनी ताकत। हिंदुस्तान की आन बान और शान भारतीय सेना ने अपने हैरत अंगेज कारनामों से जमीन और आसमान एक कर दिया है।
ये तस्वीरें ओडिशा के पुरी की हैं, जहां 4 दिसंबर को मनाए जाने वाले नेवी डे की तैयारियां चल रही हैं। जमीन से लेकर आसमान तक भारतीय सेना अपनी तैयारियों को और पुख्ता करने में जुटी है। आसमान में हेलीकॉप्टर की गूंज सुनाई दे रही है, तो वहीं पुरी के ब्लू फ्लैग बीच पर टैंकों की गर्जना भारतीय सेना की ताकत को दिखा रही है। समंदर के बीचों बीच युद्धपोतों पर सैनिक परेड रिहर्सल कर रहे हैं, ताकि इस बार भारतीय नौसेना दिवस को और भी भव्य बनाया जा सके। समंदर की लहरों पर युद्धपोत ताकत से दुनिया को रूबरू करा रहे हैं। इस बार नेवी पर 20 युद्धपोत, पनडुब्बियां और 40 विमान नौसेना दिवस पर अपनी ताकत दिखाएंगे। हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत भारत पाकिस्तान युद्ध से हुई थी, जब भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया था और युद्ध के दौरान इंडियन नेवी ने एंटी शिप मिसाइलों के जरिए ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाकर कराची में पाकिस्तानी नौसेना पर निर्णायक प्रहार किया था। इस बार नौसेना दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी और भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की गवाह बनेगी। फिलहाल यहाँ नौसेना दिवस को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अक्सर लोगों से सुनने को मिलता है कि पुलिस की ना तो दोस्ती अच्छी और ना ही दुश्मनी, लेकिन अब पुलिस के प्रति लोगों का नजरिया बदल रहा है। इसके साथ ही खाकी ने भी लोगों का डर दूर करने के लिए उनसे संवाद और तेज कर दिया है। तभी तो सूरत के इच्छापुर थाने की पुलिस अपनी कामयाबी की खुशी बांटने के लिए ओल्ड एज होम पहुंच गई। असल में सूरत के इच्छापुर थाने को देश के नंबर 1 थाने का सम्मान मिला है और इसी खुशी को मनाने के लिए थाने के जवान आम लोगों के बीच पहुंच गए। हाथों में चमचमाती ट्रॉफी और लगातार होती फूलों की बरसात। अक्सर ऐसी तस्वीरें बेहद ही कम देखने को मिलती हैं। ये कोई रील नहीं, बल्कि रियल लाइफ का नजारा है, जहां रेड कारपेट पर आगे बढ़ते पुलिस वालों पर लोग गुलाब की पंखुड़ियां बरसाते नजर आए। गुजरात के सूरत शहर की ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं, क्योंकि ये तस्वीरें जनता के बीच खाकी के भरोसे को बयां करती है। असल में सूरत के इच्छापुर पुलिस थाने को देश के नंबर 1 थाने का अवार्ड मिला है। भुवनेश्वर में हुई डीजीपी कॉन्फ्रेंस में इच्छापुर थाने के पुलिस अधिकारियों को ये सम्मान दिया गया। इच्छापुर थाने को जिस जनता ने देश का नंबर 1 थाना बनाया, पुलिस वाले उसी जनता के बीच ट्रॉफी लेकर पहुंच गए। सबसे पहले पुलिस वाले एक वृद्ध आश्रम पहुंचे और वहां रहने वाले बुजुर्गों के हाथों में ट्रॉफी थमा दी। पुलिस वालों ने बुजुर्गों का मुंह मीठा करवाया और फिर वृद्धाश्रम की तरफ से जनता की सेवा करने वाले जवानों को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। सूरत से संजय सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात चीतों की, जिनके संरक्षण को लेकर बड़ी पहल की जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक चीता कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है। इसको लेकर राजस्थान में भी बैठकों का दौर जारी है। देखिए खास रिपोर्ट। अब राजस्थान के रावत भाटा में भी सुनाई देगी चीतों की दहाड़, क्योंकि मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क की तर्ज पर अब राजस्थान में भी चीता कॉरिडोर बनाने की कवायद शुरू हो गई है। ये कॉरिडोर राजस्थान में धौलपुर से लेकर रावत भाटा तक 400 किलोमीटर के वर्ग क्षेत्र में बनेगा। इस कॉरिडोर में राजस्थान के 8 जिलों के 13 डिवीजन आ रहे हैं।
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो इसका एक लैंडस्केप आइडेंटिफाई किया गया है, उसमें जो है वो हमारे 13 डिविजन्स आ रहे हैं, जो कि 8 जिलों में जो है वो हैं। और इसमें आपका धौलपुर से लगा करके चित्तौड़गढ़ तक जो है वो करीब 6,500-7 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो चीता लैंडस्केप की तरह आइडेंटिफाई किया गया। बाकी आगे फिजिबिलिटी स्टडी जैसी WAI की आएगी, उसके अनुसार फिर आगे बताया जाएगा। दरअसल राजस्थान का ये चीता कॉरिडोर केंद्र सरकार की इस योजना का हिस्सा है, जिसमें चीताओं को बड़े स्तर पर बसाने और उसकी देखभाल के लिए 3 राज्यों के 27 डिवीजन को मिलाकर एक बड़ा चीता कॉरिडोर बनाने की कवायद चल रही है। इसमें राजस्थान के 13, मध्य प्रदेश के 12 और उत्तर प्रदेश के 2 डिवीजनों को शामिल किया गया है। इसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है और रूपरेखा भी लगभग तैयार है। अभी हाल ही में सवाई माधोपुर के रणथंभौर में राजस्थान और मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त बैठक की और इसकी रूपरेखा तय की। भविष्य में चीता हो सकता है, मतलब आने का प्रोग्राम तो वही है कि राजस्थान में भी आएगा, तो जॉइंटली हम लोग कैसे सबसे अच्छा क्योंकि चीता मैनेजमेंट थोड़ा सा अलग है टाइगर से, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं। जो कूनों में जो इन्होंने जो अनुभव है कूनों का, उसका लाभ लेते हुए हम लोग दोनों राज्यों में उसका प्रचार करें और मतलब ट्रेनिंग करके हम लोग तैयार रहे। ये कॉरिडोर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से होकर राजस्थान के मुकुंदरा टाइगर रिजर्व से होते हुए मंदसौर के गांधी सागर सेंचुरी तक फैला होगा, जिसमें धौलपुर से लेकर रावत भाटा तक 400 किलोमीटर के वनखंड का क्षेत्र भी इस कॉरिडोर में शामिल किया जा रहा है। इस चीता कॉरिडोर के बनने से न सिर्फ चीताओं की देखभाल और उसके विकास में तेजी आएगी, बल्कि पर्यटन और रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। उमेश मिश्रा, धौलपुर, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज में, जहां प्रयागराज का काया पलट हो गया है। सड़कों से लेकर संगम तट तक आध्यात्म का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। सड़कों को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया है, तो संगम तट के आसपास के मंदिरों को भी रेनोवेट किया गया है। महाकुंभ में महज 1 महीना है, लिहाजा प्रशासन की ओर से फुल तैयारी कर ली गई है। वहीं महाकुंभ 2025 में आस्था के साथ साथ आधुनिकता की झलक भी बड़े पैमाने पर देखने के लिए मिलने वाली है। जल पुलिस की सहायता के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं को डूबने से बचाएगा। ये रोबोट रिमोट से संचालित होता है और इसकी रेंज लगभग 1 किलोमीटर है। शाही स्नान पर्वों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए जल पुलिस का ये कदम आपदा से निपटने में काफी सहायक साबित होगा। देखिए, 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और तीनों तस्वीर आपको दिखाएंगी कि प्रयागराज में किस तरीके की तैयारियां लगातार जारी हैं। सज धज कर कुंभ नगरी प्रयागराज तैयार हो रही है, साथ ही साथ रोबोट रक्षक भी बनाए जाएंगे, उसके लिए भी तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और टेंट सिटी को भी अलग अलग जगह पर बसा दिया गया है, क्योंकि बड़ी संख्या में साधु संत और शरणार्थी यहां पर पहुंचेंगे। उनके रहने की व्यवस्था और तमाम तरीके की व्यवस्था जो कुंभ के वक्त में होगी, उसके लिए तैयारियां अभी से जारी हैं। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ में पहली बार आस्था के साथ साथ तकनीकी का भी संगम होगा। महाकुंभ 2025 पहली बार डिजिटल होगा, जिसमें रोबोटिक टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग होगा। महाकुंभ में तैनात जल पुलिस की सहायता के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं को डूबने से बचाएगा। ये रोबोट रिमोट कंट्रोल से संचालित होगा और ये तकरीबन 2 लोगों को एक साथ बचाने की क्षमता रखता है। जाहिर है इस बार का महाकुंभ दूसरे कुंभ मेलों की तुलना में इसीलिए भी खास है, क्योंकि इस कुंभ का आधार है स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ और डिजिटल कुंभ। ये एक रोबोटिक लाइफ बॉय है जो डूबते हुए व्यक्ति को रेस्क्यू करने में काम आता है, और ये रिमोट से वायरलेसली ऑपरेट होता है। जो छोटा मोटर बोट समझ लीजिए, वो आप इजीली एक जन उठा के डिप्लॉय कर सकता है और रिमोट से कंट्रोल कर सकता है, और जो व्यक्ति विपदा में है उसे पकड़ के वो वापस ला सकता है। दरअसल महाकुंभ के तीनों शाही स्नान पर्वों पर 12 से 13 करोड़ श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। इनमें सबसे ज्यादा श्रद्धालु मौनी अमावस्या पर आएंगे।
ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा बड़ी चुनौती है। इस बार प्रशासन ज्यादा से ज्यादा आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर महाकुंभ में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में रोबोट सेवर बॉय का जल पुलिस इस्तेमाल करेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि डीप वाटर में सडनली कोई गिर जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारी मदद पहुंचने में वहां तक कुछ समय लग सकता है। उस समय को बचाने के लिए ये यंत्र है जो कि सेकंडों में वो दूरी कवर कर लेगा और रिमोट के माध्यम से उस व्यक्ति को बचा करके किनारे ले आएगा। ये रोबोट कैसे काम करता है, बाकायदा इसका डेमो दिया गया। एसएसपी महाकुंभ राजेश द्विवेदी ने खुद रिमोट कंट्रोल से रोबोट का संचालन करके डेमो को अंजाम दिया। इस रोबोट की स्पीड किसी भी आम तैराक से तेज है और ये तकरीबन 1 किलोमीटर की रेंज तक काम कर सकता है। ये बैटरी से चलता है और 40 से 50 मिनट में 100% चार्ज हो जाता है। महाकुंभ के दौरान यह रोबोट काफी कारगर साबित होगा। फिलहाल अभी कुंभ मेले के लिए 4 रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो इसकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महाकुंभ में जल पुलिस की सहायता के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा जो श्रद्धालुओं को डूबने से बचाएगा। ये रोबोट रिमोट से संचालित होता है और इसकी रेंज लगभग 1 किलोमीटर है। शाही स्नान पर्वों पर होने वाली भीड़ को देखते हुए जल पुलिस का ये कदम आपदा से निपटने में काफी सहायक साबित होगा। विद्युत विभाग ने एक अनूठा प्रयोग किया है डिजाइनर लाइट्स का, जिसमें सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी आकृतियां हैं उनको दर्शाने का वो इन्होंने उद्देश्य लिया है। जिससे जैसे हमारे सनातन धर्म में जैसे स्वास्तिक है, गदा है, चक्र है, शंख है और हनुमान जी की और स्वयं भगवान शिव की कुछ कला आकृतियां हैं। इससे जो है एक व्यक्ति के मन में एक भाव उत्पन्न होगा कि हाँ एक धार्मिक नगरी में है, हर चीज धार्मिक ही है। तो ये अच्छा एक अनूठा एक्सपीरियंस रहेगा सैलानियों के लिए यहाँ पर जो आएंगे श्रद्धालु। तो तैयारियां जो है वो संगम नगरी की आपने देखी और तमाम तरह की व्यवस्थाएं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस प्रशासन करने में जुटा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस और प्रशासन वहां पर तैनात है। बता दें आपको कि देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे। अखाड़ों का पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। धर्मध्वजा स्थापित हो रही है और अब देखना है कुंभ की शुरुआत होती है और कितना भव्य शुरुआत यहां पर देखने को मिलती है। इसके साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से संत भी वहां पहुंचना शुरू हो गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से तटों पर, घाटों पर और सड़कों को भी चाक चौबंद किया जा रहा है। ये तैयारियां आप देखिए, तस्वीरें रात के वक्त संगम नगरी कितनी सुंदर और भव्य दिखाई दे रही है। सनातन की स्पष्ट झलक संगम नगरी में देखने को आपको मिलेगी। रोबोट रक्षक तैयार किए जा रहे हैं, लाइटों से आकर्षक सजावट की जा रही है और जो शाही स्नान पर्व होते हैं उनको लेकर भी विशेष बल, सुरक्षा और व्यवस्थाओं का इंतजाम वहां किया जा रहा है ताकि कोई घटना ना घटे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए प्रयागराज की, इन सड़कों की जो रात के वक्त जगमग हो रही हैं। दिवाली की तरह ये प्रयागराज की रातें लग रही है। लोग अब अभी से पहुंचना शुरू हो गए हैं। कुंभ की तैयारियों को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ कुंभ में शामिल होने के लिए लोग अभी से वहां जाकर टेंट सिटी का मुआयना कर रहे हैं। बता दें आपको बड़ी संख्या में लोग वहां ठहरेंगे, इसके लिए टेंट सिटी भी बसाई गई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, ये रोबोट रक्षक की तस्वीर आपको हम दिखा पा रहे हैं। इसका साफ तौर पर ट्रायल लिया गया और ये चेक किया गया कि आखिर ये कैसे जान बचाने में कारगर साबित होगा अगर कोई तट पर डूबता हुआ नजर आता है तो जीएनटी पर महाकुंभ की महाकवरेज आपको हम दिखा पा रहे हैं। कुंभ नगरी से हर हलचल की तस्वीर आप देखिए। इस तरह से रोबोट रक्षक अगर कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसकी जान बचाएगा। और चलिए अब बात साल के सबसे बड़े विवाह की, जो मंगल बेला बेहद करीब आ गई है, जब जनकपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता जानकी का शुभ विवाह होगा और विवाह पंचमी की शुभ घड़ी जैसे जैसे करीब आ रही है, अयोध्या से लेकर जनकपुर जश्न में डूबता हुआ नजर आ रहा है। अपने आराध्य के विवाह में शामिल होने के लिए राम बारात जनकपुर के करीब पहुंच चुकी है। सोमवार रात जनकपुर के करीब मटिहानी गांव में राम बारात का भव्य स्वागत किया गया। उधर जनकपुर में 7 दिनों के वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। आज वैवाहिक कार्यक्रम का तीसरा दिन है। आज सीता स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से श्री राम और माता सीता के
विवाह की तमाम तैयारियां की जा रही हैं और आज वैवाहिक कार्यक्रम का तीसरा दिन है। सीता स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा, उसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। गीत संगीत और जो वैवाहिक कार्यक्रम होते हैं 7 दिन के, उसी तरीके से उत्सव जनकपुर में मनाया जा रहा है। त्रेता युग का वो विवाह जिसकी भव्यता और दिव्यता की कहानी आज तक कहीं सुनी जाती है, अब एक बार फिर प्रभु श्री राम माता जानकी के स्वरूप के विवाह उत्सव के साथ जीवंत हो उठी है। वो मंगल बेला अब बेहद करीब आ गई है, जब जनकपुर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता जानकी का शुभ विवाह होगा। इस विवाह उत्सव में शामिल होने राम के बाराती अयोध्या से बिहार होते हुए नेपाल के जनकपुर पहुंचने वाले हैं। मटिहानी पहुंचते राम बारात की रौनक देखते ही बन रही है। भव्य रथ पर सवार राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के स्वरूप के साथ जैसे ही बारात मटिहानी पहुंची, मंगल गीतों से मटिहानी गूंज उठा, रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो उठा। जनकपुर से सटे मटिहानी गांव पहुंचने पर राम बारात का भव्य स्वागत सत्कार हुआ। पूरे शहर में घर घर दीप जलाकर दीपोत्सव मनाया गया। ये बारात इसलिए भी खास है क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार राम बारात निकली है। बारात में 17 प्रांतों के 250 से अधिक राम भक्त और साधु संत शामिल हैं। उधर माता सीता के धाम जनकपुर में विवाह पंचमी का आयोजन धूमधाम से शुरू हो चुका है। पूरा जनकपुर इस सबसे बड़े अद्वितीय अलौकिक वैवाहिक आयोजन को लेकर खुशी से सराबोर है। पूरी नगरी में उत्सव का माहौल है। इस बीच जनकपुर में राम सीता के प्रसंगों को याद किया जा रहा है। 1 दिसंबर को जनकपुर में नगर दर्शन का आयोजन हुआ। प्रभु राम भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ नगर भ्रमण पर निकले। वैवाहिक कार्यक्रम के दूसरे दिन फुलवारी लीला का आयोजन किया गया। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक त्रेता युग में सीता स्वयंवर से पहली बार राम और सीता की पहली मुलाकात बगीचे में हुई थी। पहली मुलाकात के इस प्रसंग को 1 दिन पहले सोमवार को याद किया गया। इसी दिन माता सीता ने मां पार्वती की पूजा करते समय श्री राम को पति रूप में पाने की कामना की थी। जनकपुर में हो रहे वैवाहिक कार्यक्रम के मुताबिक आज धनुष यज्ञ का आयोजन होगा। 4 दिसंबर को तिलकोत्सव होगा। 5 दिसंबर को मटकोर और 6 दिसंबर को सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव का आयोजन होगा। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। अगले दिन 7 तारीख को राम कलेवा के बाद विवाह पंचमी महोत्सव का समापन होगा। 8 दिसंबर को बाराती अयोध्या के लिए वापस लौटेंगे। अयोध्या से जनकपुर तक इस बार विवाह उत्सव की अद्भुत तैयारियां की गई है। तिरुपति से 40 वैदिक ब्राह्मण जनकपुर धाम में सीताराम का विवाह संपन्न कराएंगे। ये वैदिक ब्राह्मण विवाह की रस्में संपन्न कराने के लिए सीधे जनकपुर पहुंचेंगे। राम जानकी के विवाह का ये उत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि जनकपुर में हर 5 साल पर भव्य तरीके से विवाह पंचमी का उत्सव मनाया जाता है और 5 साल बाद फिर वो शुभ घड़ी आ गई है। नेपाल के रॉक्सॉल से गणेश शंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जनकपुरी के बाद अब आपको अयोध्या लेकर चलते हैं, जहां श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर को 1 साल होने वाले हैं। इस मौके पर अयोध्या में भव्य उत्सव की तैयारियां हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह धूमधाम से मनाने का फैसला किया है।
जिसके बाद से ही मंदिर निर्माण के बाकी बचे कामों में तेजी आ गई है। परकोटे में निर्माणाधीन शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, दुर्गा माता मंदिर, गणेश मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर और हनुमान मंदिर में से कुछ मंदिर अब नजर आने लगे हैं। यही स्थिति मंदिर के शिखर निर्माण की भी है। निर्माण की प्रगति साफ देखी जा सकती है। निर्माण कार्य की देखरेख में लगे लोगों ने मंदिर को पूर्णता देने में अपनी सारी ताकत झोंक दी है। और चलिए अब आपको लेकर चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े लंगर में, यानी सचखंड श्री हरमंदिर साहिब की रसोई। इसमें जहां देश की सबसे बड़ी रसोई जिसे कहा जाता है, हर रोज 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के लिए यहां लंगर तैयार किया जाता है। देखिए, ये है देश की सबसे बड़ी रसोई, जहां रोजाना 1 से 1.5 लाख श्रद्धालुओं के लिए लंगर तैयार किया जाता है। देश विदेश से आए श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के बाद यहीं पंगत में बैठकर लंगर ग्रहण करते हैं। रोजाना ही देश विदेश तो ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੰਗਰ ਘਰ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। लंगर तैयार करने के लिए 24 घंटे काम किया जाता है, जहां बड़ी सी कढ़ाई में दाल तैयार की जाती है। इसी तरह की दूसरी कढ़ाइयों में चावल और सब्जी बनती है। इन बड़े बड़े पतीलों में चावल और खीर तैयार होती है। यहाँ लंगर बनाने के लिए करीब 450 कर्मचारी हैं। साथ ही रोटियां बनाने के लिए 5 मशीनें लगवाई गई हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी सेवा करते हैं। इस रसोई में रोजाना 90 से 100 क्विंटल आटे का प्रसाद बनता है, जबकि 20 से 25 क्विंटल दाल हर दिन बनाई जाती है। इस तरह 20 से 25 क्विंटल चावल तैयार किया जाता है। लंगर के लिए विशेष तौर पर सब्जी भी तैयार होती है। साथ ही रोजाना कई क्विंटल खीर भी बनती है। इसके अलावा रोटी बनाने के लिए मशीनों की मदद ली जाती है। ਇਹ ਉਹ ਲੰਗਰ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਿਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ श्री गुरु रामदास साहब ਦੀਆਂ खुशियां प्राप्त करता है। हालांकि त्योहारों के मौके पर यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। तमाम दिनों के मुकाबले ज्यादा राशन लगती है, मगर लंगर में क्या क्या बनेगा ये पहले से ही तय होता है। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और क्रिसमस आने में भी वक्त है। 25 दिसंबर को देश दुनिया में क्रिसमस का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया जाएगा, लेकिन दुनिया भर में उत्सव की शुरुआत क्रिसमस के सीजन के साथ हो चुकी है। चिली की राजधानी सैंटियागो में इस मौके पर डिज्नी के एनिमेटेड किरदारों की बलून परेड निकाली गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। तो वहीं मैक्सिको में बोलो फेस्टिवल के साथ क्रिसमस सीजन की शुरुआत हो चुकी है। मिकी माउस, बज लाइटईयर, स्पाइडरमैन, दुनिया के बच्चों में लोकप्रिय इन कार्टून कैरेक्टर्स को आपने कॉमिक बुक्स या टीवी स्क्रीन पर देखा होगा, लेकिन आज इन किरदारों के विशाल बलून को सैंटियागो के आसमान की सैर करते देखिए। मौका क्रिसमस सीजन का है, जिसकी शुरुआत दुनिया भर में हो चुकी है। 1 दिसंबर को चिली की राजधानी सैंटियागो में क्रिसमस सीजन के आगाज पर डिज्नी के कॉमिक किरदारों की भव्य परेड निकाली गई। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच जब अलग अलग आकार के रंग बिरंगे बलून उड़ान भरते हुए आगे बढ़े तो नजारा रोमांचक हो उठा।
इन नज़ारों को देखने के लिए सैंटियागो की सड़कों पर बच्चों, युवाओं और महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अपने पसंदीदा एनिमेटेड हीरोज को ये उड़ान भरते हुए देखना मानो उनके सपनों के सच होने जैसा था। इस हसीन नज़ारे को देख वहाँ मौजूद लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। बड़ी संख्या में सड़क किनारे लोग जश्न और उल्लास से भरे इस रंगारंग परेड के गवाह बने। इस साल उत्सव का ये 13वां संस्करण है। क्रिसमस सीजन में हर साल गाजे बाजे के साथ डिज्नी परेड निकाली जाती है और हर बार बच्चों के बीच आकर्षण की खास वजह होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।